18 साल की उम्र में मुंबई आने वाला लड़का आज 60 साल की उम्र में बना दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान। मगर कैसे? इन्होंने लास्ट मंथ ही 6000 करोड़ का लोन लिया इंडियन गवर्नमेंट से। क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी की। कैसे उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसको इस्टेब्लिश किया और आज कैसे वो इतने बड़े पैमाने के बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, उसके बारे में हम लोग पूरी करेंगे चर्चा। सो स्टार्ट। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बने अडानी। आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गौतम अडानी को जेड सिक्योरिटी जो स्पेशल वीआईपीज को मिलती है वो दे रखी है। मतलब अंबानी अडानी की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा दौलतमंद थे, लेकिन आज दोस्तों, इन्होंने स्टार्ट किया अपने करियर को एज अ जॉबर किसी ज्वेलरी शॉप में काम करके। उसके बाद साल 2 साल बाद इन्होंने खुद की डायमंड ब्रोकरेज कंपनी स्टार्ट करी, एक दुकान चालू करी जो कि जावेरी बाजार में थी, जो कि मुंबई में ही विठलवाड़ी स्टेशन के पास है। एंड गाइज, एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में तब आया जब 1981 में इनके भाई ने इनको गुजरात बुलाया और उनको बताया कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स की इंपोर्टिंग करनी पड़ रही है और जो कि बहुत मुश्किल से इंडिया में अवेलेबल हो रही है। तो उन्होंने उस टाइम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और फिर कुछ साल बाद अपने भाई के साथ काम करने के बाद 1988 में कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक ग्रैन्युअल्स जो है गाइज, उसकी डिमांड तो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन उसके सप्लायर्स किसी भी तरीके से इंडिया में मौजूद नहीं थे। तो इन्होंने एज अ सप्लायर बन करके बाहर से इंपोर्ट करके और खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने डाल दी और वहां से इन्होंने सप्लाई करना चालू कर दिया। अब कांडला पोर्ट पर इनको एक अपॉर्चुनिटी ये दिखी कि हम बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट करके यहाँ सप्लाई कर सकते हैं और यहाँ की चीज़ों को हम ले करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन गाइज, पोर्ट में इन्होंने 3 कमोडिटी ट्रेडिंग की बिजनेस स्टार्ट कर दिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स एंड थर्ड वन इज क्लोथिंग। इन 3 चीज़ों के प्रोडक्ट्स इन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा अडानी एक्सपोर्ट। और वही अडानी एक्सपोर्ट टर्न्स आउट हो गया अडानी एंटरप्राइजेस में। एंड गाइस, फिर क्या था? फिर इनका बिजनेस चल पड़ा और 1994 में इन्होंने अपनी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्टेड भी कर दिया। और फिर गाइस, इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1995 में गुजरात की गवर्नमेंट किसी प्राइवेट पोर्ट कंपनी की तलाश में थी। तब इन्होंने एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और फिर इन्होंने पूरा की पूरा पोर्ट ही खरीद डाला, गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट जिसका नाम था मुंद्रा पोर्ट। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि मुंद्रा पोर्ट SEZ एरिया था। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन जो होता है गाइस, वो बॉर्डर टू बॉर्डर, जो भी आप इंडिया के बॉर्डर साइड जो देख रहे हो, इन जगह को स्पेशलाइज किया जाता है। और ये स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट एक जोन को स्पेशलाइज करती है, एक पर्टिकुलर एरिया को स्पेशलाइज करती है। यहाँ के जो बिजनेस और ट्रेड लॉज जो है वो टोटली डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि गाइज, वो जोन से गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिजनेस बढ़े, इकोनॉमी बढ़े और ज़्यादा लोगों को काम मिले, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और इसका सबसे मेन फ़ायदा होता है गाइस कि फॉरेन के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करना, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो और हमारा इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से ग्रो हो सके। सो इसीलिए SEZ स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन को कुछ एरियाज़ में लगाया जाता है। सो गाइस, फिर क्या था? स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन में इंडिया के ट्रेडर्स को टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे। इस वजह से वो अडानी एंटरप्राइजेस को यूज़ करते थे मुंद्रा पोर्ट से अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सो गाइज, ये थी कहानी उनकी कि कैसे उन्होंने एक बिजनेस को पकड़ा और उसको एस्टेब्लिश करके एक लेवल तक ले गए। लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने कौन कौन से झंडे गाड़े, कौन कौन से स्ट्रेटेजीज को इन्होंने एक्वायर किया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में इनके बात करने लग जाऊँ तो शायद ये वीडियो 2.5 या 3 घंटे की बन जाए। लेकिन ये बात मैं पक्के से कह सकता हूँ कि 2.5 घंटे में मैं अडानी की जन्म कुंडली लेकर के आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट कवर अप करूँगा और एक बिजनेस माइंडसेट से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से स्ट्रेटजीज को इन्होंने अपनाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कौन कौन सी बिजनेस में डील करते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड पोर्ट बिजनेस, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर बिजनेस, इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रांसमिशन बिजनेस, इंडियाज लार्जेस्ट कोल ट्रेडिंग बिजनेस, इंडियाज लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड बिजनेस एंड गाइस 7th इंडियाज लार्जेस्ट माइनिंग बिजनेस। गाइज, मैं जो भी आप लोगों को बताया ये मैं इंडियाज लार्जेस्ट बता रहा हूँ और वर्ल्ड लार्जेस्ट भी इनकी 3 कंपनीज है। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहला, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट साइट इनका है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्ट कोल ट्रेडिंग इनकी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलार फार्म, सोलार एनर्जी फार्म जो होता है वो इनका है। सो गाइज, इन्होंने कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मैं आप लोगों को 4 पॉइंट में कवर अप कर दूंगा। सबसे पहला, द एक्विजिशन गेम। ये एक्विजिशन का जो गेम है ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। पहले इसे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपनाती थी और अब कॉर्पोरेट कंपनीज इसको अपना रही है। अगर मैं एक्विजिशन की बात करूं
तो मार्क ज़करबर्ग को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे उन्होंने फेसबुक को स्टार्ट करके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख करके और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख करके। ठीक उसी तरह, या मैं कहूँ तो उससे एक लेवल अप पे, अडानी जो है उन्होंने आज की डेट में 2019 में 6 बड़े एयरपोर्ट्स को अपने अंडर में लीज पे ले लिए गवर्नमेंट से 50 सालों के लिए, जिसमें से बेंगलुरु, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली जैसे एयरपोर्ट्स आते हैं। एंड गाइस, मुंबई के सबसे बड़े एयरपोर्ट के 74% स्टेक इन्होंने ले लिए। और हम लोगों को पता ही है कि दिल्ली के बाद मुंबई ही देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरपोर्ट है। इन्होंने पोर्ट के बिजनेस से एयरपोर्ट में टर्न्स आउट कर दिए। और फिर गाइस, इन्होंने एक्वायर करने लगे एक छोटी छोटी कंपनीज को। अभी हाल ही में इन्होंने अंबुजा एसीसी सीमेंट का मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिया। एंड फिर गाइस, इन्होंने एक्वायर किया इलेक्ट्रिसिटी को। रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं जानता, मुंबई में अगर आप रहते हो तो। आज बिल आता है तो सबसे पहले आप देखते हो कि राइट साइड के कॉर्नर पे अडानी का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो भी एक्विजिशन गेम में ही आता है। और एक्विजिशन गेम में गाइस, इन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी एक्वायर किया। जैसे कि मैं बात करूँ आपको, हम जो रॉज, जवार और बड़ी बड़े एक पर्टिकुलर ब्रांड के नाम सुनते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ किसी ऑयल कंपनी के बारे में तो फॉर्च्यून आप लोगों ने सुना ही होगा, वो भी इनका ही ब्रांड है। सो गाइज, ये एक्विजिशन गेम जो है वो इनको एक अनदर लेवल पे लेके जा रहा है। अब मैं बात करूंगा दूसरे बड़े पॉइंट के बारे में, द कोबरा इफेक्ट। अब गाइज, ये कोबरा इफेक्ट जो टर्म है वो यूज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से कैसे बाकी कंपनीज या बाकी चीजों को कैसे नुकसान पहुंचता है। मैं नुकसान की तो बात नहीं करूंगा, एक कंपटीशन का गेम है, बिजनेस इज ऑल अबाउट द कंपटीशन। जैसे कि हम लोग देखें कि इनका जो कोबरा इफेक्ट है वो ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोगों को अफेक्ट कर रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं आज ये, जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग, और ऐसे अमेरिका के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनर्स को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। तो एक कोबरा इफेक्ट ही कहा जाएगा इसको। लेकिन अब मैं बात करूंगा इन्होंने अभी ऐसी कौन सी चीज करी जिस वजह से मैं इनको कोबरा इफेक्ट का नाम दे रहा हूँ। सो गाइस, ये बात हम सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो डिसरप्ट कर रही है एवरी अदर सेक्टर के बिजनेस को। मतलब साउथ एशिया के सबसे बड़े आर्म फोर्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, अब आर्म फोर्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, गन्स, राइफल्स, बम, उन सभी की मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा अब इन्होंने ले लिया है 1500 करोड़ रुपए की लागत में। और अभी देखते हैं कि ये इस बिजनेस में भी खुद को लीड कर पाएंगे या नहीं, वो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर करके रखा है। सो गाइस, अभी हाल ही में इन्होंने एनडीटीवी के मेजॉरिटी स्टेक्स भी एक्वायर कर लिए। तो ये एक इनका कोबरा इफेक्ट है जो बाकी के बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा है और उनको, उनके प्रॉफिट्स को, उनके बिजनेस को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इनके तीसरे सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, अर्लियर ईदर नेवर। अब मैं अर्लियर ईदर नेवर इसलिए कह रहा हूं कि अब ये वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूं, या तो पहले या तो फिर कभी नहीं। मतलब मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। इन्होंने लास्ट मंथ ही 6000 करोड़ का लोन लिया इंडियन गवर्नमेंट से। क्यों? कॉपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉपर मैन्युफैक्चरिंग जो है गाइस वो इंडिया में पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और लास्ट ईयर ही इंडिया ने 1.2 बिलियन डॉलर की कॉपर को इंपोर्ट करवाया बाहर देश से। सो इन्होंने एक बहुत बड़ा गैप देखा, उसको फुलफिल करने के लिए इन्होंने एक इतना बड़ा लोन लिया, लेकिन सिर्फ इंडिया के भलाई के लिए नहीं। आने वाले वक्त में ईवी कार्स की जो सेल्स है वो ग्रो होने वाली है, हम सभी को पता है। तो बाकी अदर कंपनीज जो है वो ईवी कार बनाने के पीछे लगी हुई है। तो इन्होंने समझा, सोचा और इसे एज्यूम किया कि एक ईवी कार में 100 केजी से भी ज्यादा कॉपर यूज होता है। सो इस वजह से इन्होंने कॉपर के बिजनेसेस में भी हाथ डाल लिया है। सो अर्लियर ईदर नेवर। अब मैं बात करूंगा फोर्थ सबसे बड़े पॉइंट के बारे में, द बॉन्ड इनटू पाउंड्स। सो गाइज, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि अडानी ग्रुप जो है वो आज लैक ऑफ करोड़ के लोन्स में है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो। और ये भी पॉसिबल है कि वो आने वाले वक्त में अपने सभी लोन्स को पे करके इंटरेस्ट के साथ अपने गवर्नमेंट को दे सके। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती गाइज अगर उनका एक अच्छा बॉन्ड नहीं होता गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट जो है इनको लोन पे लोन इसलिए दी जा रही है क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस, ऐसे बहुत सारे कोल ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं। कोल मतलब कोयले के ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, जिसको अगर वो अपने लोन्स को पे नहीं भी कर पाए तो उनके वो सब चीज़ों को गवर्नमेंट सील कर सकती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ कभी नहीं आएगी क्योंकि ये जो भी बिजनेसेस में हाथ डाल रहे हैं वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस है। सो इस वजह से एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है इनका गवर्नमेंट के साथ। सो इनको इस वजह से अच्छे अच्छे लोन्स मिल जाते हैं बड़े बड़े पैमाने के, और
बस यही चीज़ें हैं जो इनकी बिजनेसेस को पॉसिबिलिटी ला पा रही है लोन्स लेने के लिए और उस लोन्स को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो या गाइज, कुछ ऐसे 4 बड़े रीजंस मैं आप लोगों के सामने रख दिया हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनल आपको कमेंट करके या फिर आपको मैसेज करके आप लोगों को वो सब चीज़ें समझा दूंगा। सो गाइज, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका दिल से। एंड अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, एंड गाइज कमेंट करते हुए जाना, और बस इसी तरह मुझे प्यार दिखाते रहो। और नेक्स्ट केस स्टडीज़ आप लोगों को मिलती रहेगी, नए नए बिजनेसेस के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, दुआ में याद रखना। बिजनेस 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 करेंगे हम लोग भी बिजनेस। चलो चलते हैं।